अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली मिर्जा है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 100% स्कॉलरशिप ऑनलाइन बैचेस। तो अगर कोई स्टूडेंट हमारे 100% स्कॉलरशिप ऑनलाइन बैच का पार्ट बनना चाहता है तो वो सिंपल इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप करे 0308077334 और हम उसको अपने स्कॉलरशिप बैच में ऐड कर लेंगे। अब ये ऑफर 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तमाम स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। दूसरा तरीका ऐड होने का यह है कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.drarees.com। वहां जाएंगे तो वहां पर आपको एक व्हाट्सएप बटन नजर आएगा, इस व्हाट्सएप पे क्लिक करें और ज्वाइन हो जाएं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पर। अच्छा जी, तो बेटा आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 और नाम है चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब मामला यह है कि हमारे पास ये चैप्टर वैसे तो इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती है, ठीक है, लेकिन पेपर के हवाले से और समझने के हवाले से, बायोलॉजी के बैकग्राउंड को बनाने के हवाले से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाइए अब इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी की अगर हम बात स्टार्ट करते हैं बेटा, तो यहां पर 3-4 चीजें तो बिल्कुल पेपर मतलब चैप्टर के स्टार्ट में आ जाती हैं जो पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले तो भाई बायोलॉजी और उसकी डेफिनेशन, ठीक है, ये अभी हम बुक से देखते हैं, सही है। बायोलॉजी और उसकी डेफिनेशन, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, हर साल पेपर में पूछी जा चुकी है। अच्छा, एक बात मैं यहां पे आपको बताता चलूं कि अभी हम A to Z पूरा कोर्स कवर करेंगे, ठीक है। पेपर से 1-1.5 महीने पहले, बोर्ड एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले आपको दिए जाएंगे टारगेट पेपर्स एंड वर्कशॉप। बेटा उसमें जो चीज करवाई जाएगी 100% बोर्ड के एग्जाम में वही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और हमारे बैच में ज्वाइन होना चाहता है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर ले, हम उसको ऐड कर लेंगे ग्रुप के अंदर, ठीक है। अच्छा, डिविजन्स एंड ब्रांचेस, ठीक है, एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, ये भी हमें बुक से देखना है, सही है। इसके बाद हमारे पास अगली जो चीज है बेटा वो है रिलेशनशिप ऑफ बायो, ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांचेस, ठीक है, साइंस की और जो ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, ठीक है, उसके साथ बायो के क्या रिलेशन है। ये हमें 3 चीजें 4-5 चीजें स्टार्ट में ही चैप्टर की देखनी है, ठीक है। आ जाओ अब हम करते हैं स्टार्ट अपना इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। और सबसे पहले हमारे पास कहानी स्टार्ट होती है यहां से कि भाई व्हाट इज बायोलॉजी और इसकी डेफिनेशन क्या है। Biology is a branch of natural science which deals with the study of living beings. It provides the knowledge about the living organism which differs from each other in shape, size, composition. The word biology, अब देखो यहां तक डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन यहां से स्टार्ट हो रही है। The word biology comes from Greek word bios means life and logos means thought or reasoning. Thus biology means study of life, ठीक है। बायोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ, सही है भाई। अब व्हाट इज लाइफ, ठीक है, ये फिर एक बहुत बड़ी बहस है कि भाई लाइफ क्या है। लाइफ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जो है उसके अंदर कुछ प्रोसेसेस चल रहे हैं जिस वजह से वो जिंदा है, ठीक है। ये तमाम प्रोसेसेस एक डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होते हैं। जैसे कि अब वो प्रोसेसेस कौन कौन से? वो है डाइजेशन, मूवमेंट, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, इरिटेबिलिटी, मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन। और मजे की बात आपको बताऊं, इन सारे प्रोसेसेस पर पूरे पूरे चैप्टर्स हैं अलग अलग जो हमें आगे पढ़ने हैं, सही है। अब आ जाए, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टॉपिक डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की डिविजन्स क्या क्या है, किस तरीके से हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे आगे। तो भाई हमारे पास सबसे पहले आ गई जोलॉजी। बायोलॉजी की 3 डिविजन्स है। पहली है जोलॉजी। अब देखो वर्ड जोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड जोन। जोन का मतलब क्या होता है बेटा? एनिमल। एंड लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी और नॉलेज। तो जोलॉजी कौन सी ब्रांच हो गई? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी पर आ जाओ। बॉटनी ग्रीक वर्ड निकला बुटेन से, ठीक है, और बुटेन का मतलब क्या होता है बेटा? प्लांट्स। और लोगोस का मतलब क्या है? स्टडी और नॉलेज। इसका मतलब है बॉटनी किस चीज की पढ़ाई हो गई? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। माइक्रोबायोलॉजी, वैसे तो बेटा माइक्रो का मतलब होता है, वर्ड माइक्रो हम कहते हैं 10⁻⁻⁶ को, यानी कि पॉइंट के बाद 6 0, ठीक है, तो उसको कहा जाता है माइक्रो। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि इतना छोटा साइज जो हमें नेकेड आई से नजर ना आता हो, ठीक है, हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े तो उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। सच एज बैक्टीरिया विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के हेल्प के थ्रू हमें दिख सकते हैं। अब अगर बैक्टीरिया, मिसाल के तौर पर किसी के हाथ में बैक्टीरिया बैठा हुआ है, आपको दिखेगा थोड़ी, आपको तो माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ेगा उसे, वो इतना छोटा है।
तो हम माइक्रोबायोलॉजी में डील कर रहे होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म से जिनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे होते हैं, ठीक है। ये हो गई बेटा डिविजन आपके पास। अब आ जाते हैं अपने मेजर टॉपिक की तरफ, नाम है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हर साल सवाल पूछा जाता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात स्टार्ट करते हैं पहली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म, जाहिरी स्ट्रक्चर जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसकी पढ़ाई, एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ग्रीक वर्ड से निकला है, नाम है मॉर्फ। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। बेटा एक तो फॉर्म होता है बनाना और एक फॉर्म होती है, एक फॉर्म का मतलब है बनावट, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि भाई ये चीज फॉर्म करो, ये चीज बनाओ, ठीक है। दूसरे तरीके से मैं इस फॉर्म को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं कि भाई इस पेन की फॉर्म क्या है, ठीक है, या एक क्रिकेटर फॉर्म में नहीं चल रहा, ठीक है। अब फॉर्म का मतलब होता है बनावट, ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है डिस्क्लोजर या फिर पढ़ाई, स्टडी, ठीक है, डिस्कोर्स या फिर स्टडी। तो अब मामला क्या है, मॉर्फोलॉजी कौन सी ब्रांच है कि जिसमें हम लोग एक्सटर्नल फीचर्स या फिर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म को डील कर रहे होते हैं, ठीक है। एनाटॉमी, एना का मतलब होता है पार्ट अप, ठीक है, काट देना, पार्ट कर देना, तोड़ देना, और टोमी का मतलब होता है कट, ठीक है। द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम ओपन, यानी कि बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं अब हम एनाटॉमी में। एनाटॉमी में बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स किस तरीके से बने हुए, किस तरीके से काम कर रहे हैं, सारी चीजें देखी जाती हैं। सेल बायोलॉजी, नाम से जाहिर है, सेल का मतलब होता है कंपार्टमेंट, लैटिन वर्ड है, ठीक है, देखो यहाँ पे एल लिखा हुआ है, एल का मतलब है लैटिन वर्ड है, ठीक है, और ग्रीक वर्ड है बायोस, मतलब लाइफ, ठीक है। द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनिल्स, सेल और उसके ऑर्गेनिल्स की स्टडी को सेल बायोलॉजी कहा जाता है। चैप्टर नंबर 4 जब हम आएंगे ना, सेल एंड टिश्यूज, तो पूरा चैप्टर सेल बायोलॉजी का चैप्टर है, पूरा चैप्टर, ठीक है। और टिश्यूज, उसके अंदर जो पार्ट है वो हिस्टोलॉजी का चैप्टर है। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या है? हिस्टोलॉजी ग्रीक वर्ड से निकला है हिस्टोस। हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू, लोगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स, यानी कि पढ़ना। तो द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, चैप्टर नंबर 4 के अंदर ही हम पहले सेल पढ़ेंगे, तमाम उसके ऑर्गेनिल्स पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम टिश्यूज के ऊपर आ जाएंगे, प्लांट और एनिमल टिश्यूज के ऊपर। तो बेसिकली चैप्टर 4 सेल बायोलॉजी और हिस्टोलॉजी का मिक्सचर है, ठीक है। अब आ जाओ आगे मजीद, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है बायोलॉजी की, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजिक्स मींस नेचर एंड लोगोस मींस डिस्कोर्स, यानी कि वही पढ़ना। द स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी में हार्ट पाया जा रहा है। अब अगर मैं हार्ट का स्ट्रक्चर देख रहा हूं तो बेटा ये कहलाएगा एनाटॉमी। क्या कहलाएगा? एनाटॉमी, क्योंकि हार्ट बॉडी के अंदर पाया जा रहा है ना। अगर मैं उसका स्ट्रक्चर देख रहा हूं तो ये एनाटॉमी है, लेकिन अगर मैं हार्ट का फंक्शन देख रहा हूं तो ये क्या है? ये है फिजियोलॉजी, ठीक है। अगर मैं हार्ट का फंक्शन देख रहा हूं क्या है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? फिजियोलॉजी कहलाएगा, सही है। अब मिसाल के तौर पे ये हार्ट हो गया, सही है, ये आपके पास हार्ट हो गया आपका, सही है। अब इसका जो भी फंक्शन है आगे चल के पढ़ेंगे हम, बहुत डिटेल से ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे पास ह्यूमन हार्ट आएगा बहुत डिटेल के साथ, ठीक है। अब जो भी फंक्शन है इसका बेटा, वो हम जब पढ़ेंगे तो वो फिजियोलॉजी की ब्रांच में पढ़ा जाएगा, फिजियोलॉजी, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखना किस ब्रांच का पार्ट है? एनाटॉमी का, ठीक है। इसका फंक्शन देखना, इसका फंक्शन देखना किसका पार्ट है? फिजियोलॉजी का, ठीक है। ये पार्ट है फिजियोलॉजी का, समझ में आ रही बात? तो हमारे पास एनाटॉमी जो है वो क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर। फिजियोलॉजी क्या है? फंक्शन, ठीक है बेटा। आ जाओ आगे चलते हैं, टेक्सोनोमी, ठीक है। अब अगर हम टेक्सोनोमी की बात स्टार्ट करते हैं तो बेटा टेक्सोनोमी ग्रीक वर्ड निकला है टेक्सिस से। टेक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट, नोमोस का मतलब है नेमिंग। ऑर्गेनिज्म को नाम देके अरेंज कर लो, एक प्रॉपर पैटर्न पे अरेंज कर लो, ठीक है। तो टेक्सोनोमी क्या है? द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बेटा अगली ब्रांच है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है, बहुत बहुत काम हो रहा है इसके अंदर, बहुत आउटस्टैंडिंग ब्रांच है, ठीक है। सबसे पहले तो जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है डिसेंट, ठीक है, या फिर ओरिजिन। देखो वर्ड डिसेंट का मतलब है आप कहां से आए हो, ठीक है। जैसे कि कुछ जगहों पे
जो ये बादशाही निजाम होता है ना, इसमें दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, डिसेंडेंट एंड सक्सेसर। डिसेंडेंट वो कि एक बादशाह है, डिसेंडेंट वो कहलाता है कि ये बादशाह से पहले बादशाह कौन था, तो ये इसका डिसेंडेंट है। और सक्सेसर कहलाता है कि इसके बाद कौन बादशाह आया। मिसाल के तौर पे हमने कहा मुगल एम्परर, अब मुगल एम्परर जलालुद्दीन अकबर, अकबर का डिसेंडेंट था हुमायूं, ठीक है, अकबर का बाप था हुमायूं। हुमायूं का डिसेंडेंट कौन था? हुमायूं का डिसेंडेंट था जहीरुद्दीन बाबर। अब अकबर के नीचे वाले कहलाएंगे अकबर के सक्सेसर। अकबर का सक्सेसर था जहांगीर, जहांगीर का सक्सेसर था शाहजहां, शाहजहां का सक्सेसर था औरंगजेब आलमगीर। तो बेसिकली डिसेंडेंट का मतलब है आप कहां से आए हो, आपका ओरिजिन कहां से है, ठीक है। तो जेनेसिस का मतलब है ओरिजिन। द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी, हेरिडिटरी का मतलब है बेटा विरासत, दैट इज ट्रांसफरिंग, जो ट्रांसफर हो रही है, ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि माँ बाप से बच्चों में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं, किस पैटर्न पर हो रहे हैं, और अगर उनमें कोई मसला हो जाए तो क्या प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, क्या मसाइल प्रोड्यूस हो सकते हैं, उन मसलों को ठीक कैसे किया जाएगा, किस तरीके से इस प्रोसीजर को हम अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ते हैं, जेनेटिक्स की ब्रांच में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसको हम एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो का मतलब होता है, एम्ब्रियन का मतलब होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किसे कहा जाता है? एम्ब्रियो कहा जाता है मदर बॉडी में पलने वाले बच्चे को, ठीक है। जब तक वो बच्चा प्रॉपर नहीं बना हुआ होता उसको एम्ब्रियो कहते हैं, जब तक वो सेल का मास होता है, और जब वो बच्चे की शक्ल इख्तियार कर रहा होता है विद इन मदर बॉडी तो उसको फीटस कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आप मदर वम में किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं इसको एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांच में पढ़ा जाता है। द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। Environmental biology, the study of relationship between living organism and non-living factors of environment and their effects on each other. Paleontology, paleontology बेटा ब्रांच है तो जिसमें हम लोग फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, मादनियात, ठीक है। फॉसिल्स, एंशिएंट ऑन्टोस मींस बीइंग, यानी कि भाई मिसाल के तौर पर डायनासोर का ढांचा मिला, अब इसके लिए पूरी ब्रांच ही अलग है कि ऐसी चीजें जो जमीन से हमें मिल रही हैं, जो पुराने जानवरों की और प्लांट्स की बाकियात है, ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं पैलेंटोलॉजी में, ठीक है। द स्टडी ऑफ रिमोट, पुराने, पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या, जो जमीन से निकलते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच, द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन बेटा किसे कहा जाता है? चेंजिंग करने को, ठीक है, ऑफ जीन टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन टू अचीव डिजायरेबल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। आपने कहा क्या मतलब हुआ? मैंने कहा देखो तुम्हारी बॉडी में ना डीएनए मौजूद है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे तुम्हारी बॉडी का एक सेल है, उसका काम है एक केमिकल बनाना, एक हार्मोन बनाना जिसका नाम है इंसुलिन, ठीक है। अगर मैं उस सेल के अंदर से डीएनए निकाल लूं और आर्टिफिशियली उससे इंसुलिन बनवा लूं किसी भी प्रोसीजर के थ्रू, तो क्या होगा? वो इंसुलिन जो तुम्हारी बॉडी के अंदर बन रही है, वो हार्मोन जो तुम्हारी बॉडी के अंदर बन रहा है, वो मैं बाहर से मशीन के जरिए बनवा रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें बायोटेक्नोलॉजी में होती है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत बहुत वास्ट ब्रांच है, बहुत बड़ी ब्रांच है, ठीक है। सोशियो बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्फ, ठीक है, सोशल बायोलॉजी कहलाती है। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की स्टडी। व्हाट आर पैरासाइट्स? पैरासाइट्स वो होते हैं जो फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, और फूड लेने के दौरान इस ऑर्गेनिज्म को ये पहुंचाते हैं नुकसान, इसको करते हैं हार्म, और बदले में इससे लेते हैं फूड यानी कि बेनिफिट। आपने कहा सर ये कितने बुरे ऑर्गेनिज्म है जो फूड भी ले रहे हैं सामने वाले से, उसको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। मैंने कहा भाई आप ही हैं पैरासाइट। तुम किसी सब्जी को खा रहे हो, तुम प्लांट को मार के खा रहे हो। तुम किसी एनिमल को खा रहे हो, तुम चिकन खा रहे हो, तुम बीफ खा रहे हो, तुम मटन खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो तुमने क्या गाय को क्या प्यार करके उस बीफ बिरयानी बनाई है? भाई मार के बनाई है ना, ठीक है। या तुमने जो चिकन जिंगर जो खाया है अभी, तो तुमने क्या मुर्गी के सर पे शफकत का हाथ फेरा था? नहीं ना, नुकसान पहुंचाया ना उसे। तो नुकसान पहुंचा के फूड ले रहे हो ना, तो तुम भी पैरासाइट हो भाई, ठीक है। तो बेटा ये हो गए आपके पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब दो ब्रांचेस बची हुई है, फार्माकोलॉजी। फार्माकॉन मींस ड्रग, ठीक है, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स is called pharmacology. Molecular biology, the study of organic molecules which constituent cell and its organelles, ये कहलाती है molecular biology, ठीक है। अब हमारे पास है बेटा रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, ठीक है। क्या है? बायोफिजिक्स आ गई सबसे पहले कि बायोलॉजी और फिजिक्स की मिलावट से क्या चीज बनती है, ठीक है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स
were applied to explain the processes of life. The radiophysics branch, where radioactive isotopes are used to trace the translocation of different material within the organism. Radio labeling and carbon dating also shows some uses of radioactive isotopes that in determining the age of the fossil. Use of uses of sound waves as ultrasound and laser technology shows relation to physics and biology. भाई मिसाल के तौर पे जितनी भी मशीनरीज बनी हुई हैं कि जिनसे रेडिएशन निकल रही है, जस्ट लाइक आपने नाम सुना होगा एक्सरे, जस्ट लाइक आपने नाम सुना होगा सिटी स्कैन, जस्ट लाइक आपने नाम सुना होगा एमआरआई, जस्ट लाइक आपने नाम सुना होगा अल्ट्रासाउंड, ठीक है, और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें। भाई ये सारी चीजें कैसे बनी? ये बायोफिजिक्स से बनी। इन सब में रेडिएशन इन्वॉल्व, और रेडिएशन जहां इन्वॉल्व हो जाती है वहां फिजिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये बेसिकली जितनी भी चीजें नई टेक्नोलॉजी और नई चीजें बन रही हैं सब बेसिकली बायोफिजिक्स के अंडर आती है, ठीक है। इसके बाद बेटा बायोमेट्री। मैथमेटिक्स कहते हैं कैलकुलेशन को। जब भी बायो के साथ कैलकुलेशन ऐड हो जाए बायोमेट्री बन जाएगा। कि भाई मिसाल के तौर पर कोविड के जमाने में कितने लोग कोविड से मुतासिर हुए, कितने लोगों को कोविड हुआ, कितने लोग मर गए, कितने लोग जिंदा बच गए, जो जिंदा बच गए उनमें से कितनों को दोबारा हो गया, कितने इस अरसे में इंतकाल कर गए। ये सारी चीजें की कैलकुलेशन, और ये कैलकुलेशन जो है वो किसकी है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है। ये कहलाती है बायोमेट्री। बायोमेट्री के अंदर आती है चीजें। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कलेक्ट्स डाटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च, ठीक है। मिसाल के तौर पे आगे चल के मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, और सेकंड चैप्टर ये हमारा, और वो है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसमें मैं आपको बायोमेट्री मजीद डिटेल से सिखाऊंगा, ठीक है। चैप्टर 2 जो है ना हमारा, वो बायोमेट्री का चैप्टर है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में आ जाऊं। अच्छा जी, बायोकेमिस्ट्री के अंदर अगर आप आए तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स which form living organisms or cell and requires authentic knowledge about biology and chemistry to explain the synthesis of biomolecules and function of different molecules in the body of organism। यानी कि भाई बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जा रहे हैं, उनका क्या फंक्शन है, वो कैसे बनते हैं, वो किस तरीके से खराब हो जाते हैं। हमारे पास 9 की बायोलॉजी में ही 2-3 चैप्टर्स हैं जो बायोकेमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। पहला आ जाएगा आपके पास एंजाइम्स, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपके पास बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है। और तीसरा आ जाएगा आपके पास न्यूट्रिशन, ठीक है। ये तीनों चैप्टर्स बेटा किसके हैं? बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, सही है। बायोजियोग्राफी डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स in different geographical region of the world. Many living organisms are restricted to particular geographical region due to the environmental condition। मिसाल के तौर पे कुछ जानदार कुछ ही जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे कि यॉर्क की बात करें अगर हम, यॉर्क, ठीक है। और जो यॉर्क होता है, ठीक है, वो सिर्फ बर्फानी इलाकों में पाया जाता है, सिर्फ बर्फानी, जहां पे बर्फ पड़ रही है, जो ठंडा इलाका है, ठीक है। अक्सर लोग कुर्बानी के लिए यॉर्क यहाँ पे भी ले आते हैं, बीमार हो जाता है वो, कराची या पंजाब या XYZ इन इलाकों में बीमार हो जाएगा। क्यों? इसको ठंड चाहिए, ठीक है। इतनी मोटी तो स्किन है इसकी, उसके बाद इतने लंबे लंबे बाल हैं इसके, तो इसको चाहिए ठंडा इन्वायरमेंट रहने के लिए। आपने उसको लाके यहाँ कराची की गर्मी में खड़ा कर दिया, भाई उसको बीमारी होना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी है कि वो ठंड में रहता है, ठीक है। आप उसको कराची ले आएंगे वो बीमार हो जाएगा, आप उसको लाहौर ले जाएंगे बीमार हो जाएगा, ठीक है। आप उसको इस्लामाबाद ले जाएंगे, आप उसको पाकिस्तान के किसी और इलाके में ले जाएंगे बीमार हो जाएगा, वो पहाड़ी इलाकों में ही सही है भाई, ठीक है। इसी तरीके से और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, उस रीजन से बाहर निकालेंगे, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होंगी, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अच्छा, दैट बायोइकोनॉमिक्स क्या है? दिस डील्स विद द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन, एग्जांपल मीट प्रोडक्शन एक्सेट्रा आर कैलकुलेटेड फॉर कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू। मिसाल के तौर पे सोचो, इस वक्त हमारे मुल्क के हर शहर के, हर इलाके के, हर गली पे एक कोने पर जिंगर बेचने वाला, ब्रोस्ट बेचने वाला, टिक्का बेचने वाला, फ्रेंच फ्राइज बेचने वाला खड़ा हुआ है, ठीक है। हमारे मुल्क के हर शहर के, हर इलाके की, हर गली के, हर कोने पर मौजूद है। अब इतने लोग जिंगर बर्गर बेच रहे हैं, इतने लोग ब्रोस्ट टिक्के बेच रहे हैं, ये सब कहां से आ रहा है भाई? इतनी चिकन कहां से आ रही है? सोचने वाली बात। एक और सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में लगा दूं तो भाई ये कौन बताएगा आपको कि आपके मुल्क की, आपके शहर की, आपके इलाके की जो चिकन रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, और उसको आप किस चीज के अंडर स्टडी करोगे? उसको आप बायो इकोनॉमिक्स के अंडर स्टडी करोगे। कितनी डिमांड है चिकन की,
और उसकी क्या प्राइस होनी चाहिए, ठीक है, उसको पालने में, उसको रखने में, ठीक है, उसको खाना खिलाने में, उसको पाल पोस के बड़ा करने में कितना खर्चा आता है। और फिर जब इसको आप सेल करेंगे, अब चाहे आप उसको ज़िबा करके सेल करें या आप इसको जिंदा सेल करें, तो आपको कितने की सेल करनी चाहिए ताकि आपको प्रॉफिट हो। ये सारी चीजें किस में आती हैं, बायो इकोनॉमिक्स में आती हैं। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे लाइव स्टॉक का काम होता है। लाइव स्टॉक का काम क्या होता है, कुर्बानी का जानवर। अब कुर्बानी का जानवर जो है भाई, आप उस बच्चे को लें, खरीदें, उसको पाले, 1-1.5 साल पाले, उसको आपने खाना खिलाया, ठीक है, उसको आपने रखा, एक प्रॉपर आपका खर्चा हुआ, ठीक है, फिर आप उसको बेचने जा रहे हैं तो वो सारा खर्चा कैलकुलेट करते हैं आप, और फिर जब आप उसको बेचने जाते हैं तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन अलग से रखते हैं। ये सारी कैलकुलेशन किस ब्रांच के अंडर हो रही होती है, बायो इकोनॉमिक्स के अंडर हो रही है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांचेस है। अब आ जाओ करियर्स इन बायोलॉजी। बायो के अंदर करियर्स क्या है, सबसे टॉप ऑफ द लाइन करियर है मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है, डॉक्टरशिप। अब डॉक्टरी भाई एमबीबीएस कर लो या बीडीएस कर लो, मेजॉरिटी मेडिकल के बच्चे यही दो फील्ड्स में जाना चाहते हैं, और मजे की बात बताऊं, उनको यही दो फील्ड्स पता भी हैं, इसके अलावा फील्ड्स पता ही नहीं होती, या बहुत ज्यादा से ज्यादा हो गया फार्मडी पता होता है, ठीक है, फार्मेसी, ठीक है, इसके अलावा पता भी नहीं होता कि और है क्या, ठीक है। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह करियर काउंसलिंग सेशन रखेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि सारी फील्ड मेडिसिन की क्या होती हैं, क्या मामला होते हैं, किस में जाया जा सकता है, किस में अच्छा स्कोप है, किस में कायदे आजम से कुर्बत बढ़ जाएगी, ये सारी बातें आपको बताएंगे, ठीक है। मेडिसिन एंड सर्जरी, मेडिसिन डील्स विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, बीमारी की तशखीस, तशखीस का मतलब है बीमारी को जानना, पहचानना, ठीक है, बताना कि ये बीमारी है, ठीक है, ये अलामात हैं तो ये बीमारी है, और उसका ट्रीटमेंट, ठीक है, किस ब्रांच के अंडर आता है, मेडिसिन के अंडर आता है। एंड सर्जरी डील्स विद द रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड ऑर्गन। सर्जरी का मतलब क्या है, आप किसी ऑर्गन को रिपेयर कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, या फिर रिमूव कर रहे हो। मिसाल के तौर पे बंदा जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, हड्डी टूट गई, अब तुम क्या उसको पैनाडोल खिलाओगे, या तुम कोई भी दवाई खिला दो दुनिया की उसे, तो वो जो हड्डी जो टूटी है क्या वो जुड़ जाएगी, नहीं, सर्जरी होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे किसी का अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स बस्ट होगी, अब तुम क्या उसको ब्रूफिन सिरप पिलाओगे, नहीं ना, क्या होगी, सर्जरी होगी, ठीक है। किसी को अल्लाह ने करे ब्रेन ट्यूमर हो गया, ऐसा जिसको सर्जरी नीडेड है, तो आप क्या करेंगे, क्या आप उसको क्या सिंफ्लेक्स गोली खिलाएंगे या वोरिन खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे आप उसे, भाई उसकी सर्जरी होनी है, ठीक है। तो सर्जरी वाले की सर्जरी होनी है, मेडिसिन भी चलती है उसे, मेडिसिन वाला मेडिसिन से ठीक हो रहा होता है। बहुत सारे, जब आप मेडिसिन एमबीबीएस में आते हैं ना, तो बेटा हजारों लाखों की तादाद में डिजीज हैं जो आप पढ़ते हैं, और सबकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाओ एग्रीकल्चर, ठीक है। दिस डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री, इट कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है बेटा, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन विच वर्क इज कैरिड आउट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट्स। नई वेराइटी, अब मिसाल के तौर पे मैं आम की बात करूं, मैंगो, अब मैंगो के कोई 10-12 किस्में हैं भाई, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, ठीक है, 5-6 के नाम तो मुझे भी पता है, लंगड़ा, चौसा, अनवरटोर, ठीक है, सिंदड़ी, और पता नहीं कौन कौन सी किस्में आती हैं आम की। अभी नई वैरायटी प्रोड्यूस हो रही कैसे हो रही है भाई, खजूर की बात कर लो, अजवा खजूर अलग है, ठीक है, वो खज्जी एक आती है वो अलग है, अब इतनी सारी खजूरों की टाइप है, ठीक है, और भी बचनी कितनी कितनी टाइप्स होती हैं। तो ये सारी नई वैरायटीज किस ब्रांच के अंडर प्रोड्यूस होती हैं, हॉर्टिकल्चर के अंडर प्रोड्यूस होती हैं। फॉरेस्ट्री में आ जाओ, फॉरेस्ट्री आर द सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ मैनी काइंड विच लिव देयर। इट इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट एज वेल एज प्रिजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस, ठीक है। फॉरेस्ट वगैरह के बारे में पढ़ने को फॉरेस्ट्री कहा जाता है। फार्मिंग किसे कहते हैं, in this profession, the development of different kinds of farms take place, such as fish farm, cattle farm, poultry farm, etc. New technologies are used for the production of animals as source of meat and milk and leather and wool, etc. Animal husbandry, animal husbandry किसे कहा जाता है भाई, अब ये भी समझ लो। अच्छा जी, the profession animal husbandry, the profession is a part of agriculture sciences. It deals with the care and breeding of animals which are beneficial for man, ठीक है। Fisheries, this profession deals with the increased quantity and quality of fish production. Fish is one of the best source of protein, ठीक है। अच्छा जी, बायोटेक्नोलॉजी ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको बहुत डिटेल से, ठीक है। अब आ जाते हैं जरा कुरान की कुछ आयतों पर, ठीक है, और कुरान इन आयतों में क्या समझाना चाह रहा है हमें,
और किस तरीके से बायोलॉजी से लिंक करती हैं ये आयत, ठीक है। तो कुरानिक आयत पर आ जाते हैं बेटा। सबसे पहले तो हम देखते हैं सूरह अंबिया की आयत नंबर 30, ठीक है। क्या है? वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, और हमने हर चीज की बुनियाद पानी पर रखी। व्हाट इज वाटर? वाटर इज बायोमोलिक्यूल। वाटर क्या है? बायोमोलिक्यूल है। और अगर आप वाटर को देखें तो वाटर H2O, इसके अंदर एक H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इन दोनों के दरमियान क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है, और ये पोलर कंपाउंड है, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट है। और इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट? इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे सेल से लेकर हमारी मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन वाटर। सही है। अच्छा जी, इसके बाद देखिए सूरह अल नूर आयत नंबर 45, एंड अल्लाह हैज क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर। अल्लाह ने तमाम एनिमल्स को किससे क्रिएट किया? वाटर से। ऑफ देम देयर आर सम दैट क्रीप ऑन देयर बेलीज, कुछ रेंगते हैं अपने पेट के बल। सम दैट वॉक ऑन टू लेग्स, कुछ ऐसे हैं जो दो टांगों पे चलते हैं। एंड सम दैट वॉक ऑन फोर, कुछ ऐसे जो चार टांगों पे चलते हैं। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही विल, अल्लाह ने बनाया जो उसने चाहा। अल्लाह इज एबल टू डू ऑल थिंग्स, ठीक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। बेटा ये जो आयत है ना, ये आयत का ये टुकड़ा, अगर तुम सिर्फ इस टुकड़े पर ईमान ले आओ ना, सिर्फ इस टुकड़े पर, यकीन करो तुम्हारी जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो जाएगी। हम इतने परेशान रहते हैं कि भाई हमारे पास हमारे आगे फ्यूचर क्या होगा, हमारी फील्ड क्या होगी, हमारे पास पैसे होंगे नहीं होंगे, एक्स वाई जेड क्या क्या कुछ हम लोग परेशानी से गुजर रहे होते हैं, कितना मेंटल टॉर्चर झेल रहे होते हैं। अगर हम सिर्फ इतना समझ लें, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो चाहेगा तो मैं कुछ भी कर लूंगा, वो चाहेगा तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा, तो आपकी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। बहुत से बच्चे कहते हैं सर आप हमें काइंडली गाइड कर दें, इस फील्ड का स्कोप है कि नहीं है। अरे भैया इतना मुश्किल वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हो स्कोप का? सीधा सीधा पूछो सर इस फील्ड में पैसे आने वाले हैं या नहीं आने वाले, कोई सिक्योर जॉब मिलेगी, कोई अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो भाई उनके लिए आयत है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मैंने पढ़े लिखे PhD डॉक्टर्स को जॉबलेस घूमते हुए देखा है, और मैंने कचरा उठाने वालों को करोड़पति बनते देखा है। ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस है। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है भाई, जो चाहे। तो तुम्हें अपनी मेहनत पूरी करनी है, बाकी अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह चाहेगा हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही बात? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आयत है बेटा सूरह अल रात की आयत नंबर 4, एंड इन द अर्थ आर नेबरिंग ट्रैक्स, अर्थ के आसपास नेबरिंग ट्रैक्स है। Vineyards and flood lands and date palms like and unlike which are watered with one water, and we have made some of them to excel others in fruit. और कुछ से सब्जा बागात उगते हैं, कुछ से नहीं उगते। लो, here in worldly are important for people who have sense, और यहाँ पर निशानियां हैं अकल वालों के लिए। किनके लिए? लकुम युक़िलून। याक़िलून का क्या मतलब है? अकल रखने वाले। अकल रखने वालों के लिए क्या है? निशानियां हैं। समझ आ रही है बात? अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट आ गए और उनका कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट जिनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा माना जाता है वो है जाबिर इब्न हयान, ठीक है। ही वाज बोर्न इन ईरान, ही वर्कड इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, बट ही आल्सो रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, अल नबातात एंड अल हैवान आर हिज टू फेमस बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब्दुल मालिक अल असमाई, he was the great zoologist and wrote many books on animals like Al-Khil on horse, Al-Ibl on camel, Al-Shad on sheep, Al-Wahush on wild animals, and Khalaq al-Insan on different parts of human body and their functions. ठीक है भाई। और बू अली सीना, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। He was the greatest of all Muslim scientists and considered as the founder of medicine. बू अली सीना को फाउंडर ऑफ मेडिसिन कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ही वॉज कॉल्ड एज इब्ने, इसको इब्ने सीना भी कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में एविसीना कहते हैं, ठीक है, इन द वेस्ट।
He identified many diseases like tuberculosis, meningitis, and other such inflammation. He also worked in the field of mathematics, astronomy, physics, paleontology, and music. He wrote books like Al-Qanun and Fil Tib al-Shifa. ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद हमारे पास अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जरा मुझे बताओ वर्ड ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है। ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है बेटा तरतीब, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तरतीब को, कि कोई चीज तरतीब से रख दी जाए उसको कहते हैं ऑर्गेनाइज कर दो। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब है कि हम जानदारों को तरतीब से प्लेस करना चाहते हैं, ये सबसे छोटा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, ठीक है। तो सबसे छोटी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटा वो है एटॉमिक लेवल, क्योंकि एटम से नीचे तो मैटर में कुछ है ही नहीं ना। मैटर की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, एटम की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज एटम? एटम इज बेसिकली स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। अब इस दुनिया में जो भी चीज पाई जा रही है, मैंने केमिस्ट्री में आपको बताई थी ये बात, इस दुनिया में जो भी चीज पाई जा रही है वो मैटर है, ठीक है। मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? एटम है। एटम को तोड़ दोगे तो मैटर नहीं बचेगा। दुनिया में कुछ भी पाया जा रहा है, तुम नजर घुमाओ, जो दिख रहा है तुम्हें सब मैटर है, और मैटर में क्या है? एटम है। ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट विच इज कंपोज्ड ऑफ एटम, नॉट फॉर्म। यानी कि अब यहां पर इन्होंने एटम को भी तोड़ दिया, ठीक है। एटम का मतलब है नॉट, फॉर्म का मतलब है कट, यानी कि वो जिसको मजीद नहीं काटा जा सकता, जिसको मजीद छोटा नहीं किया जा सकता। ईच एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपने कहा सर नहीं हम तो एटम को तोड़ दें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बन जाएगा। मैंने कहा नहीं, मिसाल के तौर पर सोचो, एक दीवार बना रहे हो तुम, इस दीवार में तुमने ब्रिक्स रखी हैं, ईंटें, ठीक है। इस दीवार का एक यूनिट, ये एक ब्रिक है, ये ब्रिक इस दीवार का एक यूनिट है। आपने कहा सर ये यूनिट कैसे, इसको तो मैं तोड़ के और छोटा कर दूं। मैंने कहा कर सकते हो, ईंट तोड़ दो और छोटी हो जाएगी, लेकिन फिर वो दीवार में लग नहीं सकती। दीवार बनने के लिए ईंट का वो साइज और वो शेप होना जरूरी है, और अगर तुम उसको अनइवन घुसाने की कोशिश करोगे दीवार गिर जाएगी, ठीक है। तो कहने का ये मकसद है एटम को तोड़ा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनाए जा सकते हैं अलग अलग, लेकिन वो फिर एटम नहीं रहेगा, और एटम नहीं रहेगा तो मैटर नहीं रहेगा, ठीक है। इन नेचर देयर आर मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट एंड अमंग दीज 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। 16 बायो एलिमेंट्स हैं विच आर वाइटल फॉर लाइफ, जो लाइफ के लिए जरूरी है। एंड ओनली 6 एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, CHONSP, इसको ऐसे याद कर लो, CHONSP, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? ये बेसिक एलिमेंट कहलाते हैं। बायो एलिमेंट 16 हैं, बेसिक एलिमेंट 6 है, ठीक है। बायो एलिमेंट 16 हैं और बेसिक एलिमेंट 6 है। तो एटम जब जुड़ता है तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। ये बात मैंने आपको केमिस्ट्री में बताई थी। एटम जब जुड़ता है तो क्या बनाते हैं बेटा? मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम्स। दीस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स, इनको बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। These are constructed in great variety and complexity. They are classified as micromolecules and macromolecules. Micromolecules वो जो छोटे छोटे, macromolecules वो जो हमें नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं, बड़े हैं। Glucose, amino acid and fatty acids are micromolecules, whereas carbohydrates, protein and lipids are macromolecules. The unit of micro combine together to form macro. वही बात आ गई ना, मिसाल के तौर पे ग्लूकोज है, ये माइक्रोमोलिक्यूल है। अब मैं ग्लूकोज की चेन जोड़ दूं एक बहुत लंबी सी, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, जोड़ता जा रहा हूं, मुझे नहीं पता कितने जोड़ दिए मैंने, यहाँ पे एन लगा दिया, न्यूमरस, बहुत सारे। हो सकता है यहाँ से ग्लाइकोजन बन जाए, यहाँ से सेलुलोज बन जाए, ठीक है, यहाँ से कोई पॉलीमर बन जाए जो हमें दिखने लग जाए आंखों से। समझ में आ रही बात? तो बेटा ये माइक्रो से ही मैक्रो मॉलिक्यूल बनते हैं, सही है। अब जब मॉलिक्यूलर लेवल खत्म हो जाता है, मिसाल के तौर पर छोटी सी बात समझो, मेरे हाथ में ये पेन है, मैटर है। अब इस पेन के अंदर भी एटम है, इसके अंदर ही भी एटम जुड़े हुए हैं, इसके अंदर भी मॉलिक्यूल बना हुआ है, इसके अंदर भी कंपाउंड बने हुए हैं, लेकिन ये लिविंग नहीं है, ये जानदार नहीं है। लिविंग बनने के लिए आपको सेल बनाना पड़ता है, और सेल में कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन हो रहा होता है। तो मॉलिक्यूलर लेवल तक लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों सेम है। मिसाल के तौर पे कार्बन का एटम मैंने आपके सामने लाकर रख दिया, एक एटम कार्बन का मैंने आपके सामने लाकर रख दिया, और मैंने कहा बता दो कि ये एटम मैंने लिविंग थिंग से निकाला है या नॉन लिविंग थिंग से निकाला है। ये कार्बन का एटम है, सिंपल कार्बन, सही।
मैंने कहा आप बता दो कि भाई ये लिविंग थिंग का कार्बन एटम है नॉन लिविंग का। आपने कहा सर बता ही नहीं सकते, क्योंकि लिविंग और नॉन लिविंग में कार्बन सेम तरीके का है। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लाके रख दिया आपके सामने, मैंने कहा बता दो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी इंसान ने एक्सेल करी, सांस बाहर निकालते वक्त निकाली है, या लेबोरेटरी में बनाई है मैंने। हमने कहा सर ये कैसे बताऊंगा मैं, ये कैसे पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूलर लेवल पर है। लेकिन अगर मैंने तुम्हारी सामने लिवर का एक सेल लाके रख दिया, सेल लिवर का, जिगर जिगर का एक सेल लाके रख दिया, और मैं तुमसे पूछूं बता दो भाई ये लिविंग थिंग से निकाला है या नॉन लिविंग से निकाला है, खट करके तुम बोलोगे सर लिविंग थिंग से निकाला है। क्यों? क्योंकि ये सेल है, और सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म से सेल निकलता है। सेल से नीचे वाले लेवल लिविंग और नॉन लिविंग के लिए सेम है, लेकिन सेल और उसके ऊपर के लेवल सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ठीक, द बायोमोलिक्यूल्स व्हेन वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। बेटा सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज पाई जाती है वो प्रोटोप्लाज्म, सेल के अंदर। प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट दिस इज कॉल्ड सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि भाई अगर कोई जिंदा जानदार है तो उसका बेसिक यूनिट कौन है? सेल है। When similar type of cell organized together in a group, they call tissue. The different types of tissue arranged in a particular manner to work together are called organs. Organ, अब मिसाल के तौर पे भाई एक सेल था नेफ्रॉन, नेफ्रॉन बहुत सारे जुड़ गए बन गई किडनी। किडनी क्या है? ऑर्गन है। अब किडनी के साथ यूरेटर जुड़ गया, ब्लैडर जुड़ गया, ठीक है, यूरिथ्रा जुड़ गया, क्या बन गया? यूरिनरी सिस्टम बन गया। मिसाल के तौर पे यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं इसकी, ठीक है। मैंने कहा भाई ये एक सेल था और इसको नेफ्रॉन कहा जाता है, ये किडनी का सेल है, ठीक है। अब ये तुम लोगों के कोर्स का पार्ट नहीं है, मैट्रिक में आओगे तो दूसरा चैप्टर है होम्योस्टेसिस मैट्रिक का, वहां पढ़ोगे इसको, ठीक है। लेकिन ये दिखता कुछ ऐसा है, अभी से बता रहा हूँ। अगले साल जब मैट्रिक स्टार्ट करोगे पहले दिन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे मैट्रिक, ठीक है। अभी 9 तो तुम लोगों ने अभी ज्वाइन करी, मैट्रिक इंशाल्लाह पहले दिन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास भाई नेफ्रॉन आ गया, ये नेफ्रॉन कुछ इस तरीके का सेल होता है, ठीक है। अब ये नेफ्रॉन है, ठीक है, ये नेफ्रॉन है। अभी जब बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़ जाते हैं ना बेटा आपस में, तो ये बना देते हैं क्या? किडनी। ये किडनी का सेल है बेसिकली। आपने कहा सर हमारे दिमागों में तो सेल बस इसको कहा जाता है, हमारे दिमागों में सेल ये है। मैंने कहा नहीं बेटा, सेल सिर्फ ये नहीं है, ये भी सेल है। किसका सेल है? किडनी का सेल है। इसको क्या नाम दिया जाता है? नेफ्रॉन नाम दिया जाता है, ठीक है ना। ये नेफ्रॉन क्या बना रहा है? ये बना रहा है किडनी, ठीक है। क्या बना रहा है? ये बना रहा है किडनी, सही है। और किडनी से जुड़ा हुआ होता है कौन? ब्लैडर, ठीक है। किडनी से जुड़ा हुआ होता है ब्लैडर, जिसको हम उर्दू में यूरिन पाइप भी कह देते हैं, ठीक है। देखो किडनी ऐसे बना देते हैं, सही है भाई। ये किडनी बन गई हमारी, और ये है हमारे पास इस तरीके से बेटा हमारे पास किडनी होती है, ठीक है। अब ये बहुत ही रॉ डायग्राम बनाई है मैंने, ठीक है, आपको बस समझाने के लिए, सही है। और यहाँ पे इस तरीके से रीनल आर्टरी जा रही होती है अंदर, सही है। और इसके साथ साथ जो है वो हमारे पास रीनल वेन होती है यहाँ पे, फिर और बहुत सारी। अब ये सेल ने जुड़ के बनाया क्या? ऑर्गन। एक ऑर्गन ये रहा, एक ऑर्गन ये रहा। जब बहुत सारे ऑर्गन जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सिस्टम, ठीक है। उसको हम बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम। अब आओ देखो, organ of different types work in a coordinated manner to form a function is called organ system. When different organ system functions in coordinated way in as a unit, they form a body of multicellular organism. भाई मिसाल के तौर पे तुम्हारी बॉडी में नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी काम कर रहा है, यूरिनरी सिस्टम भी काम कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी काम कर रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम भी काम कर रहा है, ठीक है, और बहुत सारे ढेरों सिस्टम काम कर रहे हैं। जब ये सारे सिस्टम कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं ना, एंडोक्राइन सिस्टम काम कर रहा है, हार्मोनल सिस्टम काम कर रहा है, जब ये सारे सिस्टम कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं तो आपकी बॉडी होल फंक्शन कर रही होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है टेक्सोनोमिक लेवल। टेक्सोनोमिक लेवल क्या है कि भाई अभी इंसान बन गया, एक बॉडी बन चुकी है। अब इस एक इंसानी बॉडी का या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म, इसका दूसरों से क्या ताल्लुक है?
तो उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक लेवल, ठीक है। देयर इज अनदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिलेटेड विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द स्पीशीज। स्पीशीज का मतलब क्या है? स्पीशीज का मतलब है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपस में मेटिंग करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके। आसान लफ्जों में समझा दूं, जिनकी शादी हो और इस तरीके का बच्चा पैदा हो कि जो आगे नस्ल बढ़ा सके। मिसाल के तौर पे तुमने एक इंसान की शादी जो है गधे से करा दी, अब भाई पहली बात तो ये हो नहीं सकता, दूसरी बात इनका बच्चा भी नहीं हो सकता, ठीक है। और कुछ ना कुछ करके कर भी दिया किसी ने, तो उसकी स्पीशी आगे बढ़ नहीं सकती क्योंकि वो ऑफस्प्रिंग फर्टाइल पैदा नहीं होगा, ठीक है। पहली बात तो ये पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी स्पीशी पैदा करने की, मजीद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करने की सिर्फ मेल फीमेल के पास है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के मेल फीमेल के पास है, ठीक है। मिसाल के तौर पर शेर हो गया मेल एंड फीमेल, ठीक है। मिसाल के तौर पर डॉग हो गया मेल फीमेल, बिल्ली हो गई मेल फीमेल, गोरिल्ला हो गया मेल फीमेल। अब इनके ये जो मेल फीमेल है ना, ये स्पीशी है, ठीक है। ये दोनों मिलकर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है कि एक ऐसा बच्चा जो मजीद नस्ल आगे बढ़ा सके, फर्टाइल हो, ठीक है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लिविंग थिंग, जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है, मसला नहीं। विच इंटरब्रीड, जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके, ठीक है। जब सेम स्पीशीज जुड़ते हैं तो बन जाती है पॉपुलेशन, ठीक है। यानी कि all the member of species living in a specific habitat are called population. A group of parrot living on a tree is called parrot population. मिसाल के तौर पे तुम एक बिल्डिंग में रहते हो, अब तुम्हारे घर में, चलो बिल्डिंग में छोड़ो, घर में, अब घर में 5 लोग रह रहे हैं, ये 5 की क्या है? पॉपुलेशन है, ठीक है। बिल्डिंग में 10 फ्लैट है और 10 में 100 लोग रहते हैं, ये क्या है? पॉपुलेशन है, ठीक है। कम्युनिटी क्या है? कि अगर उसी बिल्डिंग में इंसानों के अलावा कोई स्पीशी रहने लग जाए, मिसाल के तौर पर बिल्डिंग में बिल्ली भी रहती है और एक कुत्ता भी रहता है, अब ये 3 स्पीशीज रह रही हैं इस बिल्डिंग में, ये क्या हो जाएगा? ये कम्युनिटी हो जाएगी, ठीक है। कम्युनिटी, द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट इज कॉल्ड कम्युनिटी। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिविंग ऑन अ ट्री इज कॉल्ड बर्ड कम्युनिटी। मिसाल के तौर पर एक दरख्त है, उस पर चिड़िया भी रह रही है, कौवा भी रह रहा है, चील ने भी घोंसला बनाया हुआ है, और तोते भी रह रहे हैं, ठीक है, और मकाओ, मतलब 10-12 परिंदे रह रहे हैं उसमें, एक दरख्त में, बहुत बड़ा सा दरख्त है, ठीक है। या बिल्डिंग ले लो ना, बिल्डिंग में इंसान रह रहे हैं, 10 फ्लैट हैं, 10 में इंसान रह रहे हैं, ये पॉपुलेशन है। लेकिन उसी बिल्डिंग में अगर एक बिल्ली और एक छत के ऊपर एक चील ने घोंसला बना लिया, ठीक है, दरमियान में एक डॉगी आ गया, ठीक है, ये भी रह रहे हैं साथ में उसी बिल्डिंग में, कहीं ना कहीं आगे पीछे घूम रहे, तो ये क्या हो गई? ये कम्युनिटी हो गई, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है? कम्युनिटीज ऑलवेज डिपेंड अपॉन देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। यानी कि भाई आप जिस जगह रह रहे हो वहां का एनवायरनमेंट भी तो है कुछ, आप उस एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हो, ये इकोलॉजिकल सिस्टम है। इन अ रेसिप्रोकल इंटरेक्शन फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहां से आती है? एनवायरनमेंट से आती है। तुम जितना ऊंचाई पे जाते रहोगे सांस लेना मुश्किल होता जाएगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कम होती जाएगी, ठीक है। एंड इन टर्न गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम। बायोस्फीयर लेवल, इस पूरी दुनिया में जहां जहां तक जिंदगी एग्जिस्ट कर सकती है वो कहलाता है बायोस्फीयर लेवल, ठीक है। द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स इज कॉल्ड बायोस्फीयर। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा सा आगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो भाई, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स 2 तरीके के हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल पे कंसिस्ट करते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। और कुछ ऐसे हैं जो एक से ज्यादा सेल पे कंसिस्ट करते हैं, इनको हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। समझ आ रही बात? अब आ जाओ आगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल सेल्स, ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। सारी एक्टिविटी करते हैं, डाइजेशन भी, ठीक है, इंटरसेलुलर डाइजेशन हो रही होती है, न्यूट्रिशन भी हासिल करते हैं, सब चीजें हो रही होती हैं। दे डाइजेस्ट द फूड, रेस्पायर, एक्सक्रीट, मूव एटसेट्रा on the cellular base by simple methods. Bacteria, amoeba, paramecium, euglena are common example of unicellular organisms, ठीक है। अब आओ आगे, तो बेटा कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहा जाता है, इस बात को समझना। देखो अगर हम कॉलोनी की बात करें, कॉलोनी, ठीक है,
जब सेल जुड़ते हैं तो टिश्यू बनता है, मैंने आपको पहले बताई थी बात। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है, वो सेल वो होते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल, ठीक है, अब मिसाल के तौर पे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, जैसे अमीबा, मिसाल के तौर, ये एक अमीबा था, ठीक है, और ये जाहिर सी बात है कि भाई प्रोकैरियोट है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो यहाँ पे ग्रेन्यूल्स वगैरह पाए जा रहे हैं एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म में, ठीक है, एंडोप्लाज्म में, और यहाँ पे और कुछ वेसिकल वगैरह पाए जा रहे हैं। अब ये एक सेल जब किसी दूसरे सेल से जुड़ेगा तो ये टिश्यू नहीं बनाएगा, ये बनाएगा कॉलोनी। क्यों? क्योंकि इस एक सेल का इस दूसरे सेल से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जस्ट लाइक तुम एक इलाके में रहते हो, तुम्हारा घर है और बराबर वालों का घर है। अब तुम्हारे घर में आज खाने में क्या पक रहा है, इस चीज से बराबर वालों का ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ कॉलोनी, जुड़े हुए साथ है, ठीक है। वैसे तो इस्लाम में इस चीज का बहुत ज्यादा जो है वो समझ लो हिसाब किताब होगा कि भाई आपका पड़ोसी अगर भूखा सो गया ना भाई, इसका सवाल हो जाएगा आपसे कि आपके बराबर में रहता था तो आपको आपको पता नहीं था, आपको होश नहीं था इस बात का, ठीक है। लेकिन इन द सेंस थोड़ी देर के लिए सोचो कि भाई तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, इसका तुम्हारे बराबर वाले घर से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जुड़े हुए तो साथ हैं, बैठे हुए साथ हैं, लेकिन ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं तुम्हारे घर में 5 कमरे और एक कमरे में बैठकर, ठीक है, 5 बहन भाई हैं, एक कमरे में बैठकर एक भाई कोई ऊट पटांग हरकत कर रहा है, ठीक है, कोई भी ऊट पटांग हरकत दूसरे भाई छोटे भाई को मार रहा है, और बराबर वाले कमरे में अब बग आवाज चली गई और वहां से बेल्ट हंटर कोई जूता चप्पल लेकर आ गए, अब तो ताल्लुक जुड़ गया, ठीक है। समझ लो जो एक घर के 5 कमरे हैं और उसमें जो 5 बहन भाई रह रहे हैं वो सेल है, 5 कमरे 5 सेल जुड़े हुए टिश्यू बन गया, क्योंकि एक ही घर के लोग रह रहे हैं, सही है। तो अब मामला यह है कि जब आपकी बॉडी के अंदर सेल्स जुड़कर टिश्यू बनाते हैं तो बेटा वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप हैं मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। और ये सेल भी जब जुड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई सा भी सेल जुड़ जाएगा, सेम फंक्शन वाले सेल जुड़ते हैं आपस में। लेकिन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जब 2 सेल मिलके बैठते हैं तो वो टिश्यू नहीं बनाते हैं, वो बनाते हैं कॉलोनी, ठीक है ना। अब आओ देखो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहा जाता है। मैनी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बाय फॉर्मिंग कॉलोनीज बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक का बोझ दूसरा उठा रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अपना अपना जिंदगी गुजारते हैं। इन colonial type of cellular organization, each unicellular organism lives its own life. सब अपनी अपनी लाइफ गुजारते हैं भाई, ठीक है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड नेवर फॉर्म एनी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। Volvox is a green algae is an example of colonial organization, ठीक है। अब आओ देखो यहाँ पे Volvox दिखा देता हूं मैं आपको, ये रहा Volvox, ठीक है। Volvox is a polyphyletic many ancestor genus of chlorophyte green algae is a family of Volvocaceae, ठीक है। is a form of spherical colonies up to 50,000 cells। अब देखो यहाँ पे ये Volvox की कॉलोनी बनी हुई है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना यहाँ पर, ये एक Volvox का सेल है, ठीक है। यानी कि इनमें से ये वाला एक Volvox, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा एंड सो ऑन, यहाँ पे ये Volvox बैठे हुए हैं। अब सारे बैठे हुए साथ हैं लेकिन एक का ताल्लुक दूसरे से नहीं है, एक दूसरे का जिम्मेदार नहीं है, ना दूसरे पर मुनहसर है, ना डिपेंडेंट है दूसरे, ठीक है ना। They live in variety of freshwater habitats and were first reported by Antony van Leeuwenhoek in 1700, ठीक है। ये Volvox है। अच्छा यहीं पर देखो Volvox once called algae that live together in a colony, each Volvox cells has 2 flagella। फ्लैजिला किसे कहते हैं बेटा, ये इसका सेल है और यहाँ पे इस तरीके से 2 दुमें निकली हुई होती हैं, इसको फ्लैजिला कहा जाता है, जो कि मूवमेंट के काम आता है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, ठीक है। द फ्लैजिला बीट टुगेदर टू रोल द बॉडी इन वाटर, ठीक है, वही बात आ गई। Volvox cells have chlorophyll and make their own food by photosynthesis, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। The these photosynthesis organisms are an important part of many aquatic ecosystem। Volvox are not harmful to human because they do not produce any toxic substance, कोई toxic substance produce नहीं करते तो harmful नहीं होते, ठीक है। अच्छा अमीबा देख लो, अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द मड ऑफ शैलो पॉन्ड
pools and at any stagnant water, ठीक है। इट्स साइज इज अबाउट 0.5 नैनो मिलीमीटर, बेटा मिलीमीटर का मतलब है 10 की पावर -3, ठीक है। अमीबा हैज अ इर्रेगुलर शेप एंड हैज अ सेल मेम्ब्रेन व्हिच हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटेक्ट साइटोप्लाज्म। द आउटर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। आउटर पार्ट क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, उसको हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और इंटरनल पार्ट जो होता है बेटा वो क्या होता है, वो ग्रैन्युलर होता है, उसको हम एंडोप्लाज्म का नाम देते हैं, ठीक है। And transparent and called ectoplasm gel, and the inner part is endoplasm sol. The cytoplasm contains nucleus, food vacuoles, mitochondria, etc. Amoeba moves by a false food called pseudopodia, ठीक है। ये जो false feed बन रहे हैं ना ऐसे करके, इसको pseudopodia कहा जाता है, ठीक है। ये अमीबा है, सीधा सीधा सा। अच्छा अब देखो यहाँ पर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन लिखी हुई है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिसमें सेल मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टम मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। The organism formed by many cells is called multicellular organism. Frog and mustard plant are example of multicellular organism. इंसान भी multicellular organism की example है, ठीक है। मस्टर्ड क्या कहते हैं, what is mustard? मस्टर्ड इज सरसों, एक सरसों का पौधा, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। अच्छा जी अब देखो जरा, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इज कॉमनली नोन एज मस्टर्ड प्लांट एंड लोकली इट इज कॉल्ड सरसों, ठीक है। इट इज अ मल्टीसेलुलर एंड कल्टिवेटेड इन विंटर सीजन। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज्ड एज वेजिटेबल व्हाइल सीड आर यूज्ड एज ऑयल एक्सट्रैक्शन। द लेंथ ऑफ दिस प्लांट इज 1 to 1.5 मीटर। दिस प्लांट हैज टू पार्ट्स, द वेजिटेटिव पार्ट कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्ट ऑफ फ्लावर्स। ईच फ्लावर इज येलोइश इन कलर एंड प्रोड्यूस सीड्स। बच्चों वाली बातें हुई हुई हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, फ्रॉग, अरे भाई फ्रॉग को कौन नहीं जानता, ठीक है। मेंढक, फ्रॉग, राना टिग्रीना, राना साहब। अब ये राना साहब जो है, ठीक है, अब ये इनका जो नाम यहाँ पे राना टिग्रीना रखा गया है, ये कैसे रखा गया है, ये हम चैप्टर बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में, ठीक है। इट इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ spotted frog found commonly in our region. It is multicellular animal. It lives in both water as well as land. Its body is divided into head, trunk. There is no neck. Its body is made up of organ system with different organs. All organs are made up of different tissues such as epithelial, glandular, muscular, nervous. अभी जो अलग अलग टिश्यू हैं, epithelial, glandular, muscular, nervous, ये सारे हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 के अंदर, सेल एंड टिश्यूज में, ठीक है। Frog lives near ditches, pools, ponds, stagnant stream and slow moving rivers. It feeds on small insects, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रॉग की डाइसेक्शन लिखी हुई है कि फ्रॉग को डाइसेक्ट करके उसके अंदर से डाइजेस्टिव सिस्टम निकाला, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, नर्वस, ये सारे मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा, ठीक है, डिटेल से प्रैक्टिकल करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा थ्योरी के हिसाब से ये पूरा चैप्टर हो जाता है एंड, सारी चीजें कवर हो गई यहाँ से, सारी चीजें XYZ ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से मैंने आपको डिटेल के साथ कवर करवा दी है चैप्टर 1 में, ठीक है। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बेटा, जिसका नाम है सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग के हवाले से, और एमसीक्यू और शॉर्ट भी यहां से आते हैं। क्या आते हैं मैंने आपको बताया, क्यों मैं आपको बता दूंगा एग्जाम से 1.5 महीने पहले, टारगेट पेपर और वर्कशॉप में, बस वही आएगा पेपर, उससे बाहर नहीं जाएगा पेपर, ठीक है। तो हमारे पास चैप्टर 1 जो है हमारा, वो हो गया है कंप्लीट, ठीक है, ये कंप्लीटेड। और अब हम जाएंगे अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ, ठीक है बेटा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।